हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने अप्लाइड मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ फोर्सेस यानी बल निकाय। तो आज हम बल निकाय के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम उस चैप्टर के सभी टॉपिक्स के बारे में स्टार्टिंग में ही जान लेंगे कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो अगर बात करें हम इस चैप्टर के टॉपिक्स की, तो ओवरऑल इसमें केवल 5 टॉपिक हैं। 6ठे नंबर पे मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लिख दिया है नीचे, ताकि आपको पता रहे कि इस चैप्टर में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके टॉपिक्स कौन कौन से हैं एंड उसे हम किस वे में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारे इसमें सिस्टम ऑफ फोर्सेस, यानी जो चैप्टर का नाम है बल निकाय, वही सबसे पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी फोर्स के जितने भी सिस्टम है, हर टाइप के फोर्स की स्टडी हम यहाँ करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो मेनली हमारे 2 टाइप के फोर्स होंगे, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर, यानी समतलीय तथा असमतलीय बल। तो समतलीय और असमतलीय बल जानेंगे, फिर उन दोनों का क्लासिफिकेशन देखेंगे। हम पहले देखेंगे कोप्लेनर फोर्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी कि जो समतलीय बल होते हैं उसका वर्गीकरण क्या होता है। उसके बाद दूसरा देखेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्सेस का क्लासिफिकेशन, और इसमें हम कई टाइप के फोर्स पढ़ेंगे, लगभग 10 से 15 टाइप के फोर्स हम इसमें पढ़ लेंगे पहले चैप्टर में, पहले टॉपिक में। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, फोर्सेस के बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे। कोप्लेनर क्या होता है, कॉन्करेंट क्या होता है, नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, पैरेलल, नॉन पैरेलल, बहुत सारे फोर्सेस के बारे में इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि हम पहले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, फोर्सेस के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। एंड दूसरा टॉपिक है हमारा रिजल्टेंट फोर्स, यानी हिंदी में इसे परिणामी बल कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक में तो हम रिजल्टेंट फोर्स की सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे कि परिणामी बल होता क्या है। ठीक है, एंड इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है हमारा, अगर दोस्तों मैं बात करूं रिजल्टेंट फोर्स की, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। अब इम्पोर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ही ज्ञात करने के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल, और ज़रूर आता है। यानी कि मैं बात करूं रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के मेथड्स की, तो तीसरे टॉपिक में हम इसके मेथड्स ही देखेंगे, मेथड्स टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, यानी परिणामी बल ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो यूँ मैंने यहाँ लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, तो समझे इसका जो परिणामी बल निकालने के जो मेथड्स है ये मेथड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे भी ज़्यादा, यहाँ तो केवल डेफिनेशन थी, इसकी पूछी गई है, मैंने इसलिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया। 2 नंबर में आपसे परिभाषा पूछ सकता है कि परिणामी बल किसे कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। ठीक है, अब इसके मेथड्स जो होते हैं, तो मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कम से कम हम इसमें 4 मेथड पढ़ेंगे। मेनली 2 मेथड होते हैं इसके, एक होता है एनालिटिकल मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। यानी एक मेथड होता है, हिंदी में बात करें तो विश्लेषण विधि, दूसरी होती है ग्राफीय विधि। तो विश्लेषण में जो विधि होती है, एनालिटिक मेथड जो होता है, वो 2 मेथड हैं इसमें, एनालिटिक के भी 2 हैं, ग्राफिकल के भी 2 हैं। एनालिटिक में 2 कौन कौन से हैं, तो एक तो पढ़ेंगे हम उसमें रिजोल्यूशन मेथड, यानी वियोजन विधि पढ़ेंगे। किसमें, मतलब इसके 2 मेथड है मेन। एक तो एनालिटिक पढ़ेंगे हम इसमें, एनालिटिक या एनालिटिकल, और दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें इसी में ग्राफिकल। कौन सा, ग्राफिकल। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं विश्लेषण, इसको कहते हैं ग्राफीय। तो एनालिटिक के भी 2 पार्ट हो जाएंगे दोस्तों, एनालिटिक के 2 पार्ट पढ़ेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में हम रिजोल्यूशन पढ़ेंगे यानी वियोजन विधि, दूसरे में हम त्रिकोणमिति मेथड पढ़ेंगे, टिग्नोमेट्री मेथड। ठीक है, तो 2 पढ़ेंगे रिजोल्यूशन, टिग्नोमेट्री, एनालिटिक में, और 2 ही हम पढ़ेंगे ग्राफिकल में। 2 ग्राफिकल में कौन कौन से, पहला पढ़ेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल, दूसरा पढ़ेंगे लॉ ऑफ पॉलीगन, यानी त्रिभुज का नियम और बहुभुज का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस और लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। तो बल के त्रिभुज का नियम और बल बहुभुज का नियम हम इसमें पढ़ेंगे। समझ पा रहे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 2 ये 4 मेथड पढ़ने वाले हैं हम। मेनली 2 होते हैं, एनालिटिक और ग्राफिकल। अब एनालिटिक के अंदर भी 2 हैं, ग्राफिकल के अंदर भी 2 हैं। तो इस तरह से 4 मेथड पढ़ेंगे एंड चारों पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। क्लियर ना, जिसमें कि एनालिटिक पर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन जरूर, और जब एग्जाम में, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको तब और डिटेल में बात करेंगे इसकी। एग्जाम में जब भी कहेगा कि परिणामी बल निकालिए,
तो वो नाम नहीं देता कौन से मेथड से निकालना है। तो मैं बताऊंगा आपको वहाँ पर कैसे पहचानना है, कौन सा मेथड अप्लाई करना है। और चारों मेथड आपको सीखने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम जो समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा कि कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, समझ पा रहे हैं। तो तीसरे टॉपिक में क्या करेंगे, हम रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करने की विधियां पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा टॉपिक, मैंने पहले ही बोला था आपसे कि सेकंड चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अकेले चैप्टर से 10 से 15 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ लेगा, कम से कम 10 में और ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर में। 50 में से 15 मार्क्स में जरूर आता है, 15 मतलब 15 नंबर में आता ही आता है ये चैप्टर, ठीक है, आपके यूपीवीटी के एग्जाम में। क्लियर ना। तो अगला है चौथा लामी थ्योरम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है लामी थ्योरम, यानी कि जब किसी भी पॉइंट पर 3 फोर्स काम करेंगे तो वहाँ पर लामी थ्योरम का यूज करेंगे। हम बताएंगे क्या होती है थ्योरम, इसका डेरिवेशन भी कराएंगे, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। एंड अगला टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिए जाएंगे, तो पहले हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे, यानी मुक्त पिंड आरेख बनाना सीखेंगे, एंड फिर उसको सॉल्व करके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो मेनली तो केवल 5 टॉपिक है, और ये 5 टॉपिक 20 टॉपिक के बराबर है, ये समझें आप, ठीक है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आपको देखने में सिर्फ 5 टॉपिक लग रहे हैं, बट इसके अंदर टॉपिक के अंदर टॉपिक निकल के आएंगे, आपको समझ आ जाएगा। मेनली आप याद रखेंगे, उंगलियों पर याद कर लेना, 5 टॉपिक है मेन। सबसे पहला सिस्टम ऑफ फोर्सेस, दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें रिजल्टेंट फोर्स, तीसरा पढ़ेंगे रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं, चौथा लामी थ्योरम, और 5वां फ्री बॉडी डायग्राम। एंड इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे फिर। क्लियर ना। तो उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर का इंट्रो थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो नीचे का मैं रफ कर रहा हूँ, आप एक बारी इन टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन्हें लिख सकें। तो कर दें रफ इसे, चलिए। और समझते चलिएगा, आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम स्लो मोशन में, क्योंकि मैकेनिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये आप सबको समझ में भी आएगा आसानी से, बहुत टफ नहीं है, आसान सा टॉपिक है, चैप्टर है। देखिए सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस हिंदी में कहते हैं इसको बल निकाय, बल निकाय, ठीक है। सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, बल निकाय। सिस्टम का मतलब समझते हैं आप सभी, सिस्टम मतलब होता है ग्रुप, एक तरह का समूह, एक तरह का, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको जनरल लाइफ का। जैसे आप हैं, तो आपको मान लिया आप एक सिंगल फोर्स हैं, ठीक है, एक बल है एक तरह से आप, ठीक। अब आपकी पूरी फैमिली हो गई, तो फैमिली हो गई तो क्या हो गया, ये फोर्स का एक सिस्टम हो गया, निकाय बन गया, एक निकाय। तो जब भी निकाय की बात होगी, जब भी सिस्टम की बात होगी, तो याद रखेंगे सिस्टम में हमेशा एक से ज़्यादा फोर्स होंगे, एक से ज़्यादा फोर्स होंगे तभी सिस्टम बनेगा। अगर सिंगल फोर्स होगा तो सिस्टम नहीं बनेगा, समझ पा रहे हैं ना। तो डेट मीन्स क्या हो गया, सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक बलों का एक समूह, यानी ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 फोर्सेस आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बल निकाय। समझ पा रहे हैं, यानी 2 या 2 से अधिक बलों का एक समूह, एक ग्रुप क्या कहलाता है, बल निकाय कहलाता है। बिल्कुल आसान है। जब भी सिस्टम ऑफ फोर्स कहे आपसे कोई, किसे कहते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स, किसे कहते हैं बल निकाय, तो निकाय शब्द का ही मतलब एक फैमिली होता है, एक तरह से एक ग्रुप होता है, पूरा एक समूह होता है। तो बल निकाय मतलब क्या हो गया, जब एक से ज़्यादा बल किसी बॉडी पर एक साथ कार्य करें तो वो क्या हो जाएगा, बल निकाय हो जाएगा, सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं इक्वेशन सिस्टम मैथ में, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने, समीकरण निकाय को हल कीजिए, लिखा था है ना, टू सॉल्व द इक्वेशन सिस्टम। तो इक्वेशन सिस्टम में क्या होता था, एक से अधिक इक्वेशन होती थी। जैसे आपने डिटर्मिनेंट मेथड से पढ़ा होगा ना, सारणी विधि से समीकरण निकाय को हल कीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था ना। जब भी निकाय शब्द आएगा डेट मीन्स एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी वहाँ पर। तो बल निकाय से मतलब क्या हो गया, जब एक से ज़्यादा बल किसी भी बॉडी पर कार्य करें तो उन सभी बलों के उन सभी बलों को हम क्या बोलेंगे, बल निकाय बोलेंगे। क्लियर ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हिंदी में हो जाएगी, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक बलों के समूह को
समूह मतलब दोस्तों ग्रुप होता है, बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं, को बल निकाय कहते हैं। जो भी हमारे इंग्लिश वाले बच्चे हैं वे सब भी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे वे सभी? 2 और मोर देन 2, यानी ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 फोर्सेस आर कॉल्ड सिस्टम ऑफ फोर्सेस। क्लियर ना? यानी 2 या 2 से अधिक बलों का एक ग्रुप होगा, उसको बल निकाय कह देंगे। सिंपल है ये। क्लियर है सभी को? डेफिनेशन जरा सी डेफिनेशन थी। अब सिस्टम ऑफ फोर्सेस में मेन 2 टाइप के फोर्स पढ़ते हैं हम। कितने टाइप के? मेनली 2 टाइप के। अब देखिए हम यहाँ पर जो फोर्सेस का क्लासिफिकेशन करेंगे दोस्त, तो वो किस आधार पे करेंगे? मैंने आपको इससे पिछले चैप्टर में पढ़ाया था लाइन ऑफ एक्शन के बारे में। लाइन ऑफ एक्शन जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिया रेखा कहते हैं, क्रिया रेखा। मैंने आप सभी को क्रिया रेखा के बारे में बताया था। मैंने आप सभी को बताया था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन, APPLI एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब क्रिया बिंदु के बारे में। क्रिया बिंदु के बारे में मैंने आप सभी को पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में आपको बताया था। ये सभी करेक्टरिस्टिक थे। बल के लक्षण जब पढ़ाए थे मैंने आपको, तब बताया था डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में, यानी बल की दिशा के बारे में, बल की दिशा के बारे में, ठीक है। तो इन्हीं तीनों पॉइंट को लेकर के जो बल के लक्षण थे, जो बल के करेक्टरिस्टिक थे, उनके आधार पर बल के अलग अलग सिस्टम कर दिए गए, यानी इनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया, अलग अलग सिस्टम में बांटा गया। डेट मीन्स इसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया। किसके आधार पर? इसकी लाइन ऑफ एक्शन के आधार पर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर और डायरेक्शन के आधार पर, यानी इनके बेसिस पर क्या किया हमने? इसको क्लासीफाई कर दिया। अब लाइन ऑफ एक्शन के आधार पर कैसे क्लासीफाई किया गया? तो कुछ फोर्स तो ऐसे होंगे जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही डायरेक्शन में होंगी, कुछ फोर्स ऐसे होंगे जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग डायरेक्शन में होंगी, कुछ फोर्स ऐसे होंगे जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही प्लेन में होंगी, कुछ फोर्स ऐसे होंगे जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग प्लेन में होंगी, कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, कुछ फोर्स ऐसे होंगे जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग पॉइंट पे होंगी। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? अभी समझेंगे। देखिए डायग्राम बना बना के समझाते हैं आपको एक एक करके। तो सबसे पहले ये बताइए, लाइन ऑफ एक्शन तो आप सबको पता है ना क्या होती है? पहले लेक्चर सभी ने देखा था ना? इससे पिछला लेक्चर मैंने वही पहले दिन ही आपसे बोला था कि मैकेनिक्स में अगर आप पीछे की क्लास छोड़ते हैं और बीच में से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शायद ही आपको समझ आएगा, मैकेनिक्स टफ लगेगा फिर। तो पीछे के लेक्चर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे ये कोई बॉडी है और इस बॉडी के यहाँ इस पॉइंट पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। सपोज ये पॉइंट था, यहाँ फोर्स लगा हुआ है, कोई भी बल लगा है। तो इस फोर्स की लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें इस तरह से, या इधर पीछे बढ़ा दें, तो ये जो लाइन जा रही है ये वाली, मैं अगर इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, सपोज मैंने O1 कह दिया, तो ये जो O1 लाइन जा रही है इसी को हम लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे। मतलब फोर्स जिस लाइन पर एक्ट करता है वो लाइन ऑफ एक्शन होती है, ठीक है। अब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये वाली, इसी के आधार पर हम फोर्सों को बांटेंगे अलग अलग टाइप से, ठीक है। तो चलिए समझते हैं फोर्स का क्लासिफिकेशन। तो पहले हम सिस्टम ऑफ फोर्स में 2 टाइप के फोर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ये डेफिनेशन मिटा रहे हैं। सिस्टम ऑफ फोर्स में दोस्तों कितने टाइप के? सबसे पहले बात करेंगे 2 टाइप के फोर्सेस की। सबसे पहले 2 टाइप के फोर्स। सबसे पहला आएगा हमारा कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्सेस यानी समतलीय बल। समतलीय बल, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, यहाँ असमतलीय या असमतलीय बल, असमतलीय बल, ठीक है। समतलीय और असमतलीय, कोप्लेनर फोर्सेस एंड नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। मेनली पहले हमने 2 पार्ट में इसको बांट दिया फोर्सेस को। समतलीय और असमतलीय वर्ड से आप पहले से परिचित होंगे। काफ़ी गर्मी है यहाँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे हम? समतलीय और असमतलीय वर्ड से आप पहले से परिचित हैं। समतलीय का मतलब क्या होता है? जो एक ही प्लेन में होते हैं। कोप्लेनर मतलब ऐसे फोर्सेस, ऐसे सभी बल जिनकी लाइन ऑफ एक्शन, जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही प्लेन में होती हैं, समतलीय बल कहलाते हैं। एक ही प्लेन से मतलब क्या है दोस्तों? जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में ये एक प्लेन है, ये वाला, ये प्लेन है पूरा, एक ये पूरा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो अगर इस प्लेन में
जितने भी फोर्सेस काम करेंगे, ऐसे लगा दिया हमने सपोज F1 फोर्स, एक ऐसे लगा दिया F2 फोर्स, तो इस प्लेन के अंदर जितने भी फोर्स आएंगे वे सब क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर फोर्सेस। अगर इस डायग्राम से आपको क्लियर नहीं हो रहा तो एक और डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये नीचे वाली हेडिंग मिटा रहे हैं अभी के लिए, समझाते हैं पहले, बहुत अच्छे समझेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कोप्लेनर का मतलब समझ आ रहा है, समतलीय बल का मतलब ऐसे बल जिनकी लाइन ऑफ एक्शन, जिनकी क्रिया रेखा एक ही समतल में होती है, कोप्लेनर फोर्सेस कहलाते हैं। जिनकी लाइन ऑफ एक्शन कैसी होती है, एक ही प्लेन में होती है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? तो सीधे इंग्लिश में भी कह सकते हैं आप कि ऐसे फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ होती है, सेम प्लेन में होती है। ठीक है, एक डायग्राम और बनाते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर एक 3D बॉडी बना दी आपके सामने, मैंने ये कोई एक 3D बॉडी बना रखी है। ठीक है, और 3D बॉडी में ये एक प्लेन है, ये वाला दिख रहा है, ये इतना, ये देखिए एक प्लेन ये है हमारे पास, ये एक प्लेन है, इसके अलावा एक प्लेन इधर है, एक ये है। तो मैं सिर्फ इस प्लेन की बात कर रहा हूँ अभी, इस वाले की। ठीक है, ये जो प्लेन है एक, तो इस प्लेन पर जितने भी फोर्स लगेंगे, ऐसे लगा दिया आपने या ऐसे लगा दिया या मैंने ऐसे लगा दिया, इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में जितने भी फोर्स एक्ट करेंगे वे सभी फोर्स कैसे होंगे, हमारे कोप्लेनर फोर्स होंगे। कहने का सिंपल मतलब ये है, अगर आपको डायग्राम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप सिर्फ ये छोटा वाला डायग्राम याद रखिएगा, पहला वाला, ये वाला एक्स और वाई के बीच में जो प्लेन बन रहा था, ये वाला, इस प्लेन में जितने भी फोर्स लगे हुए हैं ये सब कैसे होंगे, कोप्लेनर फोर्सेस होंगे। और डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी कि ऐसे सभी बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही समतल में होती है, समतलीय बल कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आप सभी को ये। ठीक है, एंड दूसरा जो टाइप हमने देखा था, दूसरा टाइप क्या था, नॉन कोप्लेनर फोर्स। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस क्या होते हैं, असमतलीय बल, असमतलीय बल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ऐसे सभी फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही समतल में नहीं होती, सेम प्लेन में नहीं होती, क्या कहलाते हैं, वे सभी नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? नॉन कोप्लेनर से मतलब क्या है कि ऐसे फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में ना हो, एक ही समतल में नहीं होती, वे असमतलीय बल कहलाते हैं। एक ही समतल में नहीं होने से मतलब क्या है, अभी जैसे मैंने एक बॉडी आपके सामने बना के दिखाई थी, डायग्राम बनाया था एक, जैसे ये कोई डायग्राम हो गया आपके सामने। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक एक्स एक्सिस ये ले ली, वाई एक्सिस ये ले ली, एंड जेड एक्सिस मैंने इधर ये ले ली, जेड एक्सिस। तो एक फोर्स तो लग रहा है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, यहाँ लगा दिया आपने। एक फोर्स लग रहा है जेड और एक्स के बीच में, इधर लगा दिया आपने। ये कह दिया सपोज F1 है, ये कह दिया F2 है। तो अभी ये फोर्स कैसे अलग अलग प्लेन में काम कर रहे हैं, एक तो एक्स और वाई में अलग दिखाना चाहूँ मैं इसको, तो यहाँ दिखा सकते हैं हम इसको इस तरह से, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये जेड है। तो एक्स और वाई के बीच में एक प्लेन है, तो एक फोर्स सपोज आपने यहाँ लगा रखा है, दूसरा फोर्स एक्स और जेड वाले प्लेन में लगा रखा है, इधर F2 यहाँ कहीं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो या अदर डायरेक्शन में। तो ये दोनों फोर्स अलग अलग प्लेन में हो गए, ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है। तो कैसे हैं, ये असमतलीय हैं। समझ पा रहे हैं ना, समतलीय और असमतलीय में अंतर क्या होता है? तो असमतलीय बल ऐसे हो गए जो एक ही समतल में स्थित नहीं होते, असमतलीय होते हैं, और ऐसे बल जो एक ही समतल में स्थित होते हैं, समतलीय होते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप सभी को। कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर में, कोप्लेनर एक ही प्लेन में एक्ट करते हैं और नॉन कोप्लेनर डिफरेंट प्लेन्स में एक्ट करते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये? चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, कोप्लेनर फोर्सेस के क्लासिफिकेशन की और नॉन कोप्लेनर फोर्स के क्लासिफिकेशन की। कोप्लेनर का वर्गीकरण देखेंगे, समतलीय के कितने टाइप हैं और असमतलीय के कितने टाइप हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, दोनों के टाइप देखेंगे। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर हम रफ करते हैं इसे। चलिए फिर इसे रफ कर देते हैं और अब बात करेंगे कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, मैं आपका PDF दे दूंगा इसका, बस आप एक बारी बोर्ड पे जल्दी जल्दी समझते चलिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थ्योरी पार्ट है, फिर आप बोर हो जाएंगे, ज़्यादा लंबा लेक्चर होगा। तो मैं एक बार जल्दी से समझा देता हूँ और PDF से आप देख देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में, यानी समतलीय बलों का वर्गीकरण। समतलीय बलों का वर्गीकरण।
कोप्लेनर फोर्सेस का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कई सारे टाइप हैं, मेन तो 6 टाइप हैं वैसे इसके, और टाइप के अंदर भी टाइप आएंगे कुछ। सबसे पहले कोप्लेनर फोर्सेस का पहला टाइप होता है कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस यानी संगामी बल। संगामी बल, संगामी लिखते चलेंगे और साथ साथ दोस्तों समझाते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। ये सब शब्दों से जो इसके वर्ड लिखे हुए हैं ना, इन्हीं से डेफिनेशन बनेंगी इसकी। संगामी, संगम सब जानते हैं, इलाहाबाद में संगम होता है। संगम का मतलब क्या होता है दोस्तों? संगम से मतलब क्या हो गया, जहाँ पर जैसे इलाहाबाद का संगम है, वहाँ पर नदियाँ आपस में मिलती हैं। क्या मिलती हैं? नदियाँ। तो यहाँ क्या होगा, संगम से मतलब यहाँ पर फोर्सेस आपस में मिलेंगे, जहाँ पर फोर्सेस आपस में मिल जाए वही संगम हो जाएगा। तो संगामी फोर्सेस क्या हो गई, फिर कॉन्करेंट फोर्सेस क्या हो गए? तो ऐसे सभी फोर्सेस जिसकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर आके मिलती हों। जैसे एक फोर्स मैंने इधर लगा दिया, ये एक फोर्स मैंने इधर लगा दिया, एक फोर्स मैंने ये लगा दिया, एक फोर्स ये लगा दिया, ये अलग अलग 4 फोर्स लगा रखे हैं। F1, F2, F3, F4, 4 फोर्स हैं ये। अगर मैं इन 4 फोर्सेस को आगे बढ़ाऊँ इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ऐसे, इस तरह से एंड ऐसे, तो अगर आप देखें तो 4 फोर्सेस को, तो 4 फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पर है? एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं 4 फोर्सेस, ये एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। सपोज ओ पॉइंट मान लिया जिस पे ये मिल रहे थे, तो ये 4 फोर्सेस कैसे हो गए? F1, F2, F3, F4 कैसे फोर्सेस हैं दोस्तों? ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, संगामी बल हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं ये हैं। और भी इस पॉइंट से फोर्स निकाल दो आप, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया। इस पॉइंट से जितने भी फोर्स पास होंगे वे सभी क्या होंगे? कॉन्करेंट फोर्सेस होंगे, ठीक है। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, चाहे जितने फोर्स हों, ठीक है। कितने सारे? 8 फोर्सेस हैं, सबके सब एक ही पॉइंट से होकर के जा रहे हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे हम? ऐसे बल। और बल भी कैसे? समतलीय। कैसे? समतलीय। ये सभी कोप्लेनर होंगे, याद रखना, ठीक है। तो ऐसे सभी कोप्लेनर फोर्सेस, ऐसे सभी समतलीय बल जिनकी क्रिया रेखाएं, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ मिलती हैं? एक ही पॉइंट पर मिलती हैं, तो क्या कहलाते हैं? वे सभी कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाते हैं। समझ आ रहा है ना? कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं? संगामी बल। ऐसे सभी बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं संगामी बल कहलाते हैं। बात खत्म। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक इसी में, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन रफ कर दें, इसे डायग्राम आप बना लीजिएगा वीडियो को रोक रोक करके। दूसरा देखेंगे, दूसरा टाइप इसमें कॉन्करेंट के बाद दूसरा आएगा नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। नॉन कॉन्करेंट से मतलब हो गया असंगामी, असंगामी बल, असंगामी बल, ठीक है। नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, असंगामी, बस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नॉन लग गया आगे, नॉन मतलब नहीं हो जाएगा। तो ऐसे सभी बल जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर नहीं मिलती हो क्या कहलाते हैं? नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई बॉडी है सपोज, ठीक है। एक फोर्स तो आपका यहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है? एक फोर्स आपने यहाँ लगा दिया इस तरह से, ये कोई F1 फोर्स है, F1 फोर्स, ठीक है, इधर लग रहा है ये वाला। और दूसरा फोर्स मैंने कहाँ लगा दिया दोस्तों? दूसरा फोर्स मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ F2 ये लगा दिया। समझ आ रहा है सभी को? दूसरा फोर्स कहाँ है हमारा? ये वाला हो गया दूसरा फोर्स। तो क्या इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कभी मिल पाएंगी आपस में? कभी नहीं मिल पाएंगी। आप और लगा लीजिए एक और फोर्स, ये लगा दिया आपने तीसरा फोर्स, ठीक है, F3 कह दिया ऐसे। तो F1, F2, F3 क्या ये सभी एक पॉइंट से होकर के पास हो रहे हैं? नहीं। तो कैसे फोर्स हैं ये? नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज हैं, ये असंगामी बल है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखाएं आपस में एक ही बिंदु पर नहीं मिलती हों नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस या असंगामी बल कहलाते हैं। क्लियर हुआ ना? इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप इसको, खुद की लैंग्वेज में, हिंदी में भी। मैं समझा दे रहा हूँ, बस आपको समझते चलिएगा। अच्छा, मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ, बताइएगा ये फोर्सेस आपके कॉन्करेंट फोर्सेस हैं या नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, ठीक है। चलिए मैं इन्हीं 2 फोर्स को देखता हूँ, सिर्फ इन दोनों को ही, F1, F2। आपको यस और नो बताना है, ये कॉन्करेंट है और या फिर नॉन कॉन्करेंट है। तो
तो आपको क्या करना है, आप इनको पीछे को बढ़ा के देख लीजिए आगे इस तरह से, इसको भी ऐसे। तो ये क्या होगा, एक पॉइंट पे आके मिल गए, यहाँ पर मिल रहे हैं। जब मिल रहे हैं एक पॉइंट पे तो कैसे हो जाएंगे, ये कॉन्करेंट फोर्सेज हो जाएंगे। क्लियर ना, पहचान लेंगे इस तरह से। और अगर मैंने दो फोर्स ले लिए, ये फोर्स और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं इस तरह से, तो क्या ये कॉन्करेंट फोर्सेज हैं? नहीं है। आप कितना भी पीछे बढ़ाते रहो ये कहीं नहीं मिलने वाले। तो कैसे हो जाएंगे फिर, ये नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज हो जाएंगे, असंगामी बल हो जाएंगे। क्लियर हुआ सभी को, ये सभी को समझ आ गया? संगामी और असंगामी बल हटा दें अब इसे। अब देखिए कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के बाद अगला फोर्स देखते हैं, तीसरा वाला। ठीक है, अब आएगा इसमें लीनियर और यानी कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, इसे लीनियर भी कह देते हैं। तीसरा टाइप आएगा हमारा कौन सा, कोलिनियर। कोलिनियर फोर्सेस, कोलिनियर, कोलिनियर की हिंदी होती है दोस्तों, कोलिनियर मतलब रैखिक बल। कौन से, रैखिक बल, रैखिक बल। अब रैखिक कैसे होंगे, ऐसे फोर्सेस जो एक ही लाइन पे एक्ट करते हो। जैसे ये कोई लाइन है, एक फोर्स यहाँ लगा हुआ है F1, दूसरा फोर्स यहाँ लगा दिया F2, तीसरा फोर्स यहाँ लगा दिया F3। ठीक है, तो सभी कैसे हैं, सभी की लाइन ऑफ एक्शन एक ही लाइन से होके पास हो रही है। तो ये फोर्स कैसे होंगे, आपके कोलिनियर फोर्स होंगे, रैखिक बल होंगे। समझ पा रहे हैं? कोलिनियर से मतलब क्या है, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन से जाती हो। ठीक है, जैसे पीछे वाले फोर्सेस थे, ये सब इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट पे मिल रही थी, बट सभी की लाइन अलग अलग थी, पॉइंट भले ही सेम था, बट यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इनकी लाइन सेम होगी, एक ही लाइन से पास होंगे। तो ऐसे सभी फोर्सेस, ऐसे कोप्लेनर फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है, उसे कहते हैं कोलिनियर फोर्सेस। समझ पा रहे हैं? अब कोलिनियर दो तरह के हो जाते हैं, एक लाइक कोलिनियर होता है। कौन कौन से, दो टाइप के होते हैं ये, एक होता है लाइक, दूसरा होता है अनलाइक। एक होता है लाइक और दूसरा कौन सा होगा, अनलाइक। अनलाइक, लाइक मतलब होता है समदिश, समदिश, अनलाइक मतलब होता है असमदिश। ठीक है, समदिश और असमदिश। लाइक फोर्सेस, ऐसे कोलिनियर फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन जो है वो सेम हो, जिन फोर्सेस की डायरेक्शन सेम हो, यानी एक ही दिशा में लग रहे हो। ये देखो ये सभी एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या कहेंगे इसको हम, लाइक कोलिनियर फोर्स। और यहीं अगर मैं ऐसे फोर्स ले लेता, एक फोर्स मैंने इधर लगा दिया F1, दूसरा इधर लगा दिया F2, तीसरा इधर लगा दिया F3, चौथा इधर लगा दिया F4। तो अगर आप इन्हें देखा तो इसकी डायरेक्शन तो इस साइड है, इसकी और इसकी डायरेक्शन कैसी है, अलग साइड में है। तो डायरेक्शन जब अपोजिट साइड में हो, एक ही लाइन पे तो एक्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, कोलिनियर यानी अनलाइक कोलिनियर फोर्सेस। असमदिश या विषमदिश भी कह सकते हैं, जिनकी दिशाएं अलग अलग हों। समझ पा रहे हैं सभी? तो कॉन्करेंट समझ गए, नॉन कॉन्करेंट समझ गए, कोलिनियर समझ गए, और नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर क्या हो जाएंगे फिर, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर फोर्सेस। नॉन कोलिनियर से मतलब होगा अरेखीय या अरेखिक, अरेखिक बल। ठीक है, तो ये कोलिनियर का जस्ट उल्टा हो जाएगा, कोलिनियर का ये जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा, हटाएं इसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होती, ऐसे फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होती। जैसे एक फोर्स इधर गया, इधर, दूसरा फोर्स इधर गया, ये एक फोर्स इधर आ गया, एक फोर्स इधर लगा दिया, तो चारों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। देख लीजिए ये फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, ये वाली है, इधर जो जा रही है ये लाइन ऑफ एक्शन है इस वाले फोर्स की, F1 की। दूसरा फोर्स ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन किधर है, ये जा रही है अलग। ठीक है, इससे अलग है लाइन ऑफ एक्शन। तीसरे की लाइन ऑफ एक्शन किधर है, ये रही, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये। ठीक है, चौथा फोर्स ये है, ये F3 कह दो, F4 ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर है, ये अलग अलग है सबकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी इधर है, इसकी इधर है, इसकी ये रही, इसकी ये रही। तो ऐसे ऐसे कैसे, ऐसे कोप्लेनर फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होती, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, तो नॉन कोलिनियर कहलाते हैं। क्लियर ना? तो कोलिनियर भी समझ गए आप, मतलब एक ही लाइन पे हो रैखिक, और अलग अलग लाइन पे हो तो अरैखिक। क्लियर हुआ ये?
अब आगे आएंगे पैरेलल फोर्सेस और नॉन पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, कौन कौन से? 2 टाइप हो रहे हैं इसमें। 5वां आएगा पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल मतलब होता है दोस्तों समांतर, और छठा आएगा कौन सा? नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल फोर्सेस, समांतर बल और असमांतर बल, समांतर और असमांतर। ठीक है, समांतर बल और असमांतर, सही है हिंदी, असमांतर, असमांतर बल। तो इन दोनों को भी समझ लेंगे। समांतर से मतलब क्या है? ऐसे फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन आपस में पैरेलल होती हैं। एक फोर्स ये हो गया, बिल्कुल पैरेलल हो, जैसे रेल की पटरी होती है, सेम ऐसे। ठीक है, पैरेलल। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, और भी चाहे और लगा दीजिए, ये F3 हो गया। ठीक है, ये कैसे हैं? आपके पैरेलल हैं। वहीं पे अगर हम कैसे असमांतर की बात करें, एक फोर्स ये लगाया आपने, दूसरा फोर्स ये लगा दिया, ये F2 ये F1, तो कैसे? ये असमांतर है, नॉन पैरेलल, ये वाले पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल फोर्सेस। क्लियर है ना सभी को? क्लियर है ये F1 F2 F3। तो ये भी 2 टाइप के हो जाएंगे, पैरेलल और नॉन पैरेलल। कौन कौन से? लाइक और अनलाइक। लाइक में क्या होगा? सेम डायरेक्शन में होंगे, और अनलाइक में हो गया अलग अलग डायरेक्शन, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, तो ये अनलाइक पैरेलल हो जाएंगे। लाइक अनलाइक का मतलब सबको समझ आ रहा है? लाइक मतलब सेम डायरेक्शन में हो, अनलाइक मतलब अलग अलग डायरेक्शन में हो। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? तो ये कैसे हैं हमारे? हैं तो ये पैरेलल, लेकिन अनलाइक पैरेलल है ये, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। ठीक है, तो पैरेलल फोर्सेस क्लियर हो गया आपको, नॉन पैरेलल फोर्सेस क्लियर हो गया। तो कोप्लेनर फोर्सेस को 6 भागों में बांटा गया था। कॉन्करेंट फोर्सेस, ऐसे बल जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे मिलते हो, कॉन्करेंट हो गए, लाइक दैट, दिस 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 दिस, ये सभी कैसे हैं? कॉन्करेंट हो गए। नॉन कॉन्करेंट कौन से होंगे? जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होती हैं, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग, एक फोर्स ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, अलग अलग है सभी की लाइन ऑफ एक्शन, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। रैखिक बल, जो एक ही लाइन पे काम करते हो फोर्सेस। अरैखिक बल, जिनकी लाइन अलग अलग होती है, लाइन ऑफ एक्शन, ऐसे लगा लो, अलग अलग हो गई। समांतर बल, सभी जानते हैं पैरेलल हो जिनकी लाइन ऑफ एक्शन, और असमांतर जिसकी पैरेलल ना हो। ठीक है, लाइक मतलब सेम डायरेक्शन वाले, अनलाइक मतलब अलग अलग डायरेक्शन वाले। क्लियर हुए 6 फोर्सेस। अब बात करते हैं किसकी? नॉन कोप्लेनर फोर्सेस के क्लासिफिकेशन की। आप इसको लिख लीजिए, इनके नाम सभी के, इनके सभी के नाम लिख लीजिए एक बार। तो चलिए फिर इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, इसे रफ करते हैं, और अब बात करने वाले हैं कौन से फोर्सेस की? हम क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, असमतलीय, असमतलीय वालों का वर्गीकरण। तो असमतलीय में सिर्फ 2 कम हो जाएंगे, कोलिनियर वाला हट जाएगा, क्योंकि एक लाइन पे हो नहीं सकते जो असमतलीय होंगे, अलग अलग प्लेन में होते हैं ये। तो ये 4 टाइप के रहेंगे सिर्फ आपके, कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, पैरेलल और नॉन पैरेलल। ठीक है, ये 4 टाइप के हैं। इधर डायग्राम बना बना के समझा देते हैं ताकि जल्दी से कवर हो जाए हमारा ये टॉपिक। कॉन्करेंट आप सभी जानते हैं, जो एक ही पॉइंट पे मिलते हो, बट क्या ऐसे फोर्स पॉसिबल हैं जो एक पॉइंट पे मिलते हो और नॉन कोप्लेनर हो? बिल्कुल पॉसिबल है, दिखाते हैं कैसे। हमने यहाँ पर एक 3D बॉडी बना ली। ठीक है, ये कोई एक 3D बॉडी है। क्लियर? अब इसका एक प्लेन तो ये वाला है, ये वाला प्लेन, ये एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। मैं 3 प्लेन को लेकर चल रहा हूँ सिर्फ अभी। ठीक है, आपने इस प्लेन पर कोई फोर्स लगाया, इस प्लेन पे इधर, एक इस प्लेन पे लगाया, इधर कोई फोर्सेस, एक इस प्लेन पे लगाया, इधर कोई फोर्सेस। हमने ये 3 फोर्स लगा रखे हैं, 3 बल लगा रखे हैं। ठीक है, इधर मैंने क्या दिया? F1, ये F2, ये F3। तीनों फोर्सेस अलग अलग प्लेन में है, ये इस प्लेन में, ये इस प्लेन में, ये इस प्लेन में, लेकिन तीनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पे आके मिल रही है। तो कैसे फोर्स है? ये कॉन्करेंट हैं। और कैसे हैं? नॉन कोप्लेनर हैं। नॉन कोप्लेनर, असमतलीय। देखिए अलग अलग समतल में है एंड एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो संगामी भी हैं। तो हम इसे क्या कह देंगे? ये कैसे बल हैं दोस्तों? ये बल हैं हमारे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। ठीक है, असमतलीय संगामी बल है ये। क्लियर हुआ सभी को? एंड आगे बात करें हम कौन से की? नॉन कॉन्करेंट की। तो नॉन कॉन्करेंट तो आप इजीली समझ सकते हैं, ये डायग्राम बनाया आपने। ठीक है, ये कोई डायग्राम हो गया।
ये। अब हमें नॉन कॉन्करेंट दिखाने हैं और नॉन कोप्लेनर दिखाने हैं। तो नॉन कोप्लेनर मतलब जो अलग अलग प्लेन में हो। एक हमने इस प्लेन में बना लिया फोर्स, एक फोर्स हमने इस वाले सामने वाला प्लेन जो ये वाला इसमें लगा दिया, सपोज यहाँ लगा दिया, एक फोर्स यहाँ लगा दिया। तीनों फोर्स अलग अलग प्लेन में हैं, देख लीजिए, और तीनों की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर आकर नहीं मिल रही। इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है, ठीक है। हालांकि इन दोनों की मिल रही है आपस में, लेकिन इसकी नहीं मिली, तो इसको भी ना मिलाते, इसको भी अलग कर देते हैं। लो, अब किसी की नहीं मिलेगी, क्लियर ना। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जाएगी, इसकी ऐसे जाएगी, इसकी ऐसे जाएगी। तो तीनों फोर्स कैसे हैं आपके, ये अलग अलग हैं। डेट मीन्स कैसे हो गए, नॉन कॉन्करेंट। नॉन कोप्लेनर भी हैं, प्लेन अलग अलग हैं, और एक पॉइंट पे मिल भी नहीं रहे, तो नॉन कॉन्करेंट भी हैं। क्लियर हुआ, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेज होंगे ये तीनों, F1 F2 F3, नाम दे दीजिएगा F1 F2 F3। क्लियर है सभी को ये। तो दूसरा टाइप क्लियर हुआ। तीसरा पैरेलल फोर्सेस। तो देखो ये पैरेलल की बात करें हम, तो यहाँ पर ये पैरेलल भी हैं। ये फोर्स है, ये वाला हमारा एक फोर्स, दूसरा फोर्स ये हो गया। दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, भले ही अनलाइक हैं, डायरेक्शन एक की इधर है, एक की इधर है। तो अनलाइक पैरेलल फोर्स है, लेकिन नॉन कोप्लेनर है। एक का प्लेन ऊपर है, एक इस वाले सामने वाले प्लेन पे लग रहा है, ठीक है। तो कैसे हैं ये फोर्सेस आपके, पैरेलल फोर्सेस है, नॉन कोप्लेनर पैरेलल है। और अगर आपसे कहे नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्सेस, तो नॉन पैरेलल फोर्सेस कौन से हो जाएंगे, एक फोर्स ऐसे जा रहा है, एक फोर्स आपने ऐसे लगा दिया, तो ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे कर दीजिए थोड़ा तिरछा, एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स बिल्कुल सीधे है। तो कैसे हैं ये, नॉन कॉन्करेंट है, लेकिन नॉन पैरेलल भी हैं। क्लियर हुआ सभी को ये। तो काफ़ी इजी है, बस आप शब्द को देख करके इसकी डिफाइन करेंगे इसको। जब भी कोप्लेनर कह देगा तो एक ही प्लेन में, नॉन कोप्लेनर कह देगा प्लेन अलग अलग हो जाएंगे, कॉन्करेंट कह देगा एक ही पॉइंट से होकर जाएंगे, नॉन कॉन्करेंट कह देगा अलग अलग पॉइंट से पास होंगे। पैरेलल का मतलब आप सभी जानते ही हैं, पैरेलल मतलब क्या होता है। नॉन पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा, जिनकी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल ना हो, नॉन पैरेलल हो गया। कोलिनियर कहता कोप्लेनर वाले में कोलिनियर, तो एक ही लाइन पर हो कोलिनियर हो गया, डिफरेंट लाइन पे होंगे तो नॉन कोलिनियर हो गया। क्लियर है। तो ये सब सिस्टम ऑफ फोर्सेस थे। तो आपको क्लासिफिकेशन इसका कंप्लीट हो चुका है हमारा, यानी कि फोर्सेस का क्लासिफिकेशन हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, तो सिस्टम ऑफ फोर्स हमने पहला टॉपिक जो था, जितने टाइप के फोर्स थे मैंने आपको इस लेक्चर में कंप्लीट करा दिए। इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, लगभग आधे घंटे का लेक्चर हो गया आपका ये। अब जो हम क्लास करेंगे, इस क्लास को थोड़ा छोटा रखते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट इनके नाम जानना बहुत ज़रूरी था। न्यूमेरिकल में नाम यूज होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कॉन्करेंट क्या होता है, नॉन कॉन्करेंट क्या होता है, कोप्लेनर क्या होता है। तो इसलिए मैंने आपको एक ही क्लास में, सिंगल क्लास में पूरा सिस्टम ऑफ फोर्स बता दिया है। अब जो हम कल से क्लास करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के, वे सभी क्लासेस मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। इसीलिए मैं इंपोर्टेंट पार्ट को इसमें नहीं डाल रहा हूँ, बिकॉज जैसे ही हम रिजल्टेंट फोर्स स्टार्ट करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स की थ्योरी, उसके मेथड्स, उसके न्यूमेरिकल्स वो अलग सिंगल वीडियो में करेंगे, ठीक है। उस लेक्चर को पूरा 1 घंटे का या उससे भी बड़ा लेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में पूछता है। इनमें से कोई सा एक फोर्स दे करके डेफिनेशन पूछ सकता है 2 नंबर में, आप डायग्राम बना के उसको इजीली अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और फिर भी अगर आप खुद से नहीं लिख पाते इसको, तो आप वीडियो को देखिएगा, सिर्फ सुन करके समझ लीजिए और डायग्राम बना के भी आ जाएंगे, तब भी आपको इसमें 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ भी दे रहा हूँ इसका। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आज की क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गया होगा सभी फोर्सेस का। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसके नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।